नमस्ते, आप सभी को नमस्कार। युवा से आज साधु युवा, मैं हूं अभिषेक और आज आप सबके सामने एक नई सूचना लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने योगी बैच जो चलाया टीजीटी के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी के लिए योगी बैच के नाम से हमारा एक अध्यापन कार्य चल रहा है आप सभी के लिए। आज का जो ये सेशन है, आज की जो एक कक्षा है, ये टीजीटी से संबंधित ही है, इसीलिए आप सबके सामने आया हुआ हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ईएमआरएस मॉडल पे जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, उसकी अभी पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई थी, जिसकी नोटिफिकेशन आपको राहुल सर के माध्यम से जिसकी सूचना आपको मिली थी। हाल ही में कल परसों एकलव्य मॉडल की ही टीजीटी की परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। टीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारी सीट्स हैं, लेकिन हमारा टारगेट है, हमारा ध्येय है कि संस्कृत में जो पोस्ट आई हुई हैं उन पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए, ताकि जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उनको क्लैरिटी आ जाए कि परीक्षा में उनको किस तरीके की तैयारी करनी है। ठीक है, तो एकलव्य मॉडल जो है वो एक विशेष तरीके का स्कूल है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होता है। रेजिडेंशियल मतलब आवासीय विद्यालय होता है, जहाँ जैसे हमारी गुरुकुल परंपरा में होते थे, और ये विशेष प्रकार के स्कूल होते हैं जो भारत सरकार चलाती है। ठीक है, और प्रश्न वैसे ये भी पूछा जा सकता है एकलव्य मॉडल में, मैं आपको अभी सूचना दे रहा हूँ केवल, लेकिन फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि एकलव्य मॉडल जो स्कूल है, एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल है, उसका मोटो क्या है, उसका ध्येय वाक्य क्या है। तो क्या है इसका? सा विद्याया विमुक्तये। ठीक है, ये इसका ध्येय वाक्य है। हालांकि आजकल इसका अर्थ है सा विद्याया नियुक्तये। ठीक है, कुल मिला के नियुक्ति हो जाए तो समझ लो विद्या सार्थक है। ठीक है, तो मतलब ऐसे बता दिया कि यहाँ पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। ठीक है, कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कितनी पोस्ट हैं, कैसे फॉर्म भरना है, और किन किन को लोगों को फीस क्या है, उसके बाद जैसे और एज रिलैक्सेशन किन किन लोगों को मिलने वाला है, थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। हाँ, ये वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा है। कुछ टीचिंग है और कुछ नॉन टीचिंग भी हैं। ठीक है, जो टीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं वो टीचिंग है, मतलब अध्यापन से संबंधित हैं। हॉस्टल वार्डन की सीट्स आई हुई हैं, उनको कहते हैं नॉन टीचिंग, जो पढ़ाते नहीं हैं, देख रेख करते हैं या क्लर्कियल काम करते हैं, तो ये देख रेख करने वाले हॉस्टल वार्डन की सीट्स आई हुई हैं। ठीक है, कुल मिला के सभी विषयों की 5660 सीट्स हैं। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में, मैथ्स में, सोशल स्टडीज में और साइंसेज में ये पोस्ट आपको पोस्टवार कैटेगरी वाइज दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि संस्कृत विषय में कितनी पोस्ट आई हुई हैं। तो देख लेते हैं, ये भाषाओं में संस्कृत विषय की जो पोस्ट आई हुई ये है संस्कृत 11 नंबर पर। 358 पोस्ट हैं टोटल। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 358। कितनी? 358, जिसमें यूआर में अनरिजर्व्ड में 148, कितनी? 148 सीट्स हैं। फिर ईडब्ल्यूएस में 35 हैं, उसके बाद 96 हैं ओबीसी में। ओबीसी किसमें? नॉन क्रीमी लेयर में। फिर 53 हैं किसमें? एससी शेड्यूल कास्ट में, और 26 हैं एसटी शेड्यूल ट्राइब में। 4 सीट्स, ये 4, ये 3 और ये मतलब अदर्स, ये सब मिला करके पीडब्ल्यूडी की सीट्स हैं, लगभग 15 के आसपास। ठीक है, ये है पोस्ट का ब्यौरा। तो मेरे ख्याल से 358 पोस्ट ये बहुत पर्याप्त होती हैं। 358 जो सीट्स हैं किसी भी टीचिंग प्रोफेशन में पर्याप्त सीट्स हैं, जल्दी इतनी आती नहीं हैं। और एकलव्य जैसे विद्यालय में तो खैर बहुत लंबे समय बाद आती हैं, और ये बहुत लंबे समय बाद ही नहीं आई हुई हैं। तो 148, 35, 96, 53, 26 और 4, 4, 3, 3, 4, इसके हिसाब से आप अपना आकलन कर लीजिए कि आपको किस हिसाब की तैयारी करनी है और कितनी सीट्स हैं, आप अपना स्थान कहाँ बनाना चाहते हैं वो एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, फीस कितनी है? ऊपर चूंकि अभी हम देख भी रहे थे कि टीचिंग जो वैकेंसीज हैं उसकी सीट्स हैं कितनी? टीचिंग की है टीजीटी की 1500 रुपये।
और नॉन टीचिंग की है 1000 रुपये। ध्यान यहाँ ये देना है कि SC STs को कोई फीस नहीं पड़ने वाली है, ये केवल UR OBC इत्यादि के लिए है, ठीक है। अभी आगे इसकी हम चर्चा करेंगे भी, ठीक है। आगे चलते हैं और इसमें कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। ये तो पोस्ट वाइज ब्यौरा हो गया। ये यहाँ कह रहे हैं कुछ चीजें और कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और टेंटेटिव में इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब सीट्स बढ़ाई घटाई भी जा सकती हैं, वो जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक उनकी मैनेजमेंट के हाथ में है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि क्वालिफिकेशंस ओनली एंड नेसेसरी सर्टिफिकेट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, जब ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भरेंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको प्रोड्यूस करने होंगे। इसका मतलब ये है अगर किसी के पास पुराना EWS है, अभी जब आप फॉर्म भर रहे हैं, या किसी के पास पुराना OBC सर्टिफिकेट है, किसी के पास आय प्रमाण पत्र जो है पुराना है, तो अभी फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भर दीजिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तब आपको उस डेट का वैलिड डॉक्यूमेंट वहां पर प्रोड्यूस करना होगा, पेश करना होगा, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं। ये पे लेवल दिया हुआ है, थर्ड लैंग्वेजेस में आपकी भाषा संस्कृत आएगी तो लेवल 7 है, और पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं वहां क्या है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, परीक्षा जो है वो किस मोड में होगी, तो आप देखेंगे OMR बेस्ड, पेन पेपर बेस्ड, मतलब ऑफलाइन परीक्षा होगी। कैसे होगी? ऑफलाइन होगी, आपको पेन पेपर लेके, पेन लेके जाना होगा, पेपर पर आपको पेपर सॉल्व करना होगा। ऑनलाइन मोड में नहीं होगी, ठीक है, ऑनलाइन मोड में नहीं होगी, ठीक है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स, कैसे पेपर जो होगा वो किस तरीके से होगा, तो एग्जाम पैटर्न ये है, देखिए 2 तरीके से होगा। एक 120 नंबर की परीक्षा होगी और एक 30 नंबर की परीक्षा होगी, तो टोटल हो गया 150 नंबर का पेपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप 120 वाला जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और जो 30 नंबर का होगा वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगा। क्या होगा? लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश जो भी आप चूज कर लेंगे, वैसे हिंदी का एक सामान्य पेपर 10 क्वेश्चन उसमें हिंदी के सामान्य भी होंगे, लेकिन अगर आप हिंदी चूज करते हैं, अंग्रेजी चूज करते हैं, तो आपको उसमें से विशेष चीजें पूछी जाएंगी, 10 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 2 तरीके से यहाँ पर परीक्षा, मतलब 120 क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसमें देखी जाएगी वो 30 नंबर का होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कैसे होगा। पार्ट 1 में क्या पूछा जाएगा? जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन? 10 नंबर 10, ठीक है। रीजनिंग पार्ट 2 में पूछी जाएगी 10 नंबर 10 क्वेश्चन। नॉलेज ऑफ ICT पूछा जाएगा आपसे 10 प्रश्न और 10 नंबर का, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लो पार्ट 5 जो होगा, ये कितने नंबर हो गए? 40 नंबर हो गए टोटल। पार्ट 5 जो है तो डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज का मतलब है जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो आपका है उसमें से क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस दिया होगा, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल, मतलब एक्सपीरियंशियल जो एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी होगी, मतलब बीएड जब करते हैं आप तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, कुछ प्रायोगिक चीजें कराई जाती हैं, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। NEP 2020 से संबंधित प्रश्न होंगे, खेलो इंडिया से संबंधित प्रश्न होंगे, इत्यादि होंगे। तो कुल मिला के कितने? 80 प्रश्न होंगे, ठीक है। ये खासकर ज्यादातर यहाँ पर जो पेपर वो होंगे क्वेश्चन वो सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। 40 प्रश्न हो गए GS के, 80 प्रश्न हो गए आपके सब्जेक्ट और बीएड से संबंधित चीजों के, तो 80 और 40 120 प्रश्न और 120 अंक हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है? लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी तो जिसमें जनरल हिंदी पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा और रीजनल लैंग्वेज पूछा जाएगा। अब देखो 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, 30 मार्क्स हैं टोटल, जिसमें, और ये ध्यान से देखिए कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। पार्ट 1 to 5
of the candidate will not be evaluated if he fails to attain qualifying marks in 4। मतलब अगर इस 30 नंबर में आपके मिनिमम 12 नंबर नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे, आपकी जो ऊपर का पेपर है 120 नंबर का वो चेक ही नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान देना है 10 10 10 10 10 के 3 पोर्शन होंगे जो 30 नंबर के होंगे। एक क्या होगा, जनरल हिंदी होगा, एक क्या होगा, जनरल इंग्लिश होगा, और एक क्या होगा, अब एक यहां आपको चूज करना होगा, फॉर्म जब भर रहे होंगे तो आपको चूज करना होगा एक सब्जेक्ट। यहां पर लिख भी रखा है रीजनल लैंग्वेज। जैसे मान लो कोई तमिलनाडु का व्यक्ति दे रहा है तो वो तमिल चूज करेगा, कोई आदमी कश्मीर का दे रहा है तो कश्मीर चूज करेगा, कोई आदमी डोंगरी चूज करेगा, कोई आदमी मलयालम चूज करेगा। जो जिसकी भाषा है, रीजनल क्षेत्रीय भाषा है, वो उसको चूज करेगा, या जिसको लगता है कि मैं इस भाषा में दक्ष हूं उस भाषा को वो चूज करेगा या भरेगा। तो 10 अंक उससे पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न उस भाषा से पूछे जाएंगे। मिनिमम 40% आपको लाने ही लाने हैं, तभी आपकी ऊपर वाली कॉपी चेक होगी। और ये केवल क्वालिफाइंग है, इसके नंबर्स नहीं जुड़ेंगे, क्वालिफाइंग है। तो अब देखो 10 नंबर में आपको 40% लाने हो तो 4 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, 4 नंबर इसमें भी लाने ही लाने हैं, 4 नंबर इसमें भी लाने ही लाने हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसमें 2 ले आइए और इसमें 6 ले आइए तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 4 तो मिनिमम लाने ही हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, मतलब 10-10 के 3 पेपर होंगे जिसमें आपको 4 तो सब में लाने ही लाने हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें 2 ले आइए और इसमें 6 ले आइए, ये नहीं चलेगा। आपको 4 तो लाने हैं, ज्यादा आप चाहे जितने ले आइए, 6 8 10 जो भी ले आइए, लेकिन 4 तो आपको प्रत्येक में लाने ही लाने हैं। और इस हिसाब से आपको 12 अंक तो पासिंग मार्क्स हैं ही। अगर इतने मार्क्स आपके नहीं आते हैं तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। ठीक है, यहां दिया हुआ भी है, कह रहे हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ टीजीटीज पार्ट 1 to 5 विल बी कॉमन। मतलब आपके सब्जेक्ट को छोड़ करके पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। अब देखो कह रहा है कि जो जीएस का एरिया है, जो आईसीटी वाला एरिया है, जो रीजनिंग वाला एरिया है, जो पेडागोजी वाला एरिया है, वो तो सबके लिए कॉमन है। मतलब वो चाहे आप फिजिक्स में दे रहे हो चाहे संस्कृत में दे रहे हो, सबके लिए कॉमन है। कॉमन जो नहीं है वो क्या है, तो पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। पार्ट 5 जो कि कितने नंबर का है, 80 नंबर का है, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। मतलब अगर आप फिजिक्स का दे रहे हैं तो फिजिक्स के प्रश्न होंगे, संस्कृत दे रहे हैं तो संस्कृत होंगे, इंग्लिश दे रहे हैं तो इंग्लिश होंगे। ठीक है, ये कुछ भाषाएं दी हुई हैं, बंगाली है, डोंगरी है, इंग्लिश है, गारो है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, खासी है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, संथाली, तेलुगु, उर्दू। ये आपको 18 भाषाएं दी हुई हैं। आपका जो 30 नंबर का पेपर है जिसमें 10-10 नंबर का है 3 पेपर, तो एक तो हो गया जनरल हिंदी, एक हो गया जनरल इंग्लिश, और एक में आपको कोई एक भाषा चूज करनी पड़ेगी इन 18 भाषाओं में से। तो मान लो कोई मणिपुर का रहने वाला है तो मणिपुरी चूज करेगा, उसको 10 प्रश्न मणिपुरी से पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश, झारखंड, एमपी, बिहार, दिल्ली, यहाँ वाले लोग हिंदी चूज करेंगे, उनको हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो लोग अंग्रेजी में अच्छे हैं वो लोग अंग्रेजी चूज करेंगे, उनसे 10 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। बशर्ते इन तीनों में 4 अंक मिनिमम लाने ही हैं, वरना आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज जो दी हुई हैं, बेसिकली इसमें जो संवैधानिक सूचियों में जो भाषाएं हैं वही भाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान ये रखना है कि इस परीक्षा में, मैं यहां लिख लेता हूं, यहां पर लिखता हूं, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है,
एक क्वेश्चन है 1 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न गलत करने पर 0.25 नंबर कटेंगे, 4 प्रश्न गलत करने पर एक प्रश्न ही कट जाएगा। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी है इसमें, ठीक है। तो गलती आपको नहीं करनी है। सिलेबस आपको यहाँ से emrstribal.government.in से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिएगा। हाँ, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। वैसे तो क्या चाहिए इसमें, ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, ग्रेजुएशन चाहिए प्लस बीएड भी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन आगे दी हुई भी, अभी देखते हैं। 35 साल मैक्सिमम उम्र है यूआर कैटेगरी के लिए, मतलब आप 35 साल के हैं, 35 साल से नीचे के हैं या 35 के हैं तो भर सकते हैं, 35 से एक दिन भी ऊपर है तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज एज अप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। कह रहे हैं कि जो भारतीय सरकार के रूल्स हैं उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। अप टू 55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉइज, कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी EMRS के एम्प्लॉय हैं वो 55 साल की उम्र तक भर सकते हैं। तो अगर कोई है तो ध्यान दीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, किसका, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT का, और एक NCTE का होता है। तो अगर 4 साल का आपने डिग्री कोर्स किया हुआ है तो एलिजिबल हैं आप, ठीक है। बैचलर्स होना चाहिए आपका, उसके बाद क्या होना चाहिए, 3 साल का बैचलर्स होना चाहिए। उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि बीएड भी चाहिए। ये सब पूरे सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है, उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि बीएड भी चाहिए। हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिया हुआ है, मैं बस केवल संस्कृत की बात कर रहा हूं। तो संस्कृत में यहाँ पर देखिए कि सीटेट आपको पास होना चाहिए, ठीक है, जो कंडक्टेड बाय CBSE, और क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। बीएड तो कंपलसरी है, देखो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो सीटेट और बीएड आपका कंपलसरी है। अब हिंदी में कुछ नियम है कि ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ संस्कृत होनी चाहिए, वो सब नियम है, तो जिनका सब्जेक्ट है वो देख लेंगे। संस्कृत में बेसिकली क्या क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और सीटेट होना चाहिए। ये 3 चीजें हैं तो आप एलिजिबल हैं। उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगर 35 वर्ष यूआर में है तो आप एलिजिबल हैं। अब एज रिलैक्सेशन हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। TGT आर्ट, लाइब्रेरियन, सब हो जाने दीजिए। हाँ, ये देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 35 साल यूआर के लिए और 5 साल जोड़ दीजिए तो 40 साल तक भर सकते हैं SC ST वाले। OBCs के लिए 3 साल, नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो 35 प्लस 3 38 तक भर सकते हैं। कैंडिडेट्स विथ 3 years कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम अलाइड कैडर, कह रहे हैं अगर कोई आदमी लगातार 3 साल तक सरकार में काम किया है सेम कैडर में, मतलब TGT वाले कैडर में ही अगर काम किया सरकार के अंडर में 3 साल लगातार, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 35 प्लस 5 40 हो गया। पर्सन्स ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन द UT ऑफ जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले उनको 5 साल, तो 35 प्लस 5 साल। उसके बाद क्या है, विमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर TGT पोस्ट, महिलाएं चाहे किसी भी कैटेगरी से हों उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, तो 35 साल प्लस 10 साल तो 45 साल तक भर सकती हैं। उसके बाद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग विमेन, तो SC ST को मिलेगा 15 साल, तो 35 प्लस 15। OBC को मिलेगा 13 साल, तो 35 प्लस 13। जनरल को मिलेगा फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, मतलब जनरल में अगर कोई दिव्यांग है या महिला भी है तो उसको 10 साल मिलेंगे, तो 35 प्लस 10 साल, ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति EMRS में जॉब कर रहा है ऑलरेडी तो वो 55 साल तक भर सकता है, ठीक है, जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक नोटिस दिया हुआ है
कि एक्स सर्विसमैन हु हैव पुट इन नॉट लेस देन 6 months कंटिन्यूअस सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस, कह रहे हैं कोई अगर 6 महीने से ज्यादा काम किया हो, 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी इत्यादि में यदि काम किया हो तो उसको एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा? तो कह रहे हैं शैल बी अलाउड टू डिडक्ट पीरियड ऑफ सच सर्विस फ्रॉम हिज हर एक्चुअल एज एंड इफ द रिजल्टेंट एज डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम एज लिमिट prescribed for the post by more than 3 years he she shall be deemed to satisfy the condition। कह रहे हैं बेसिकली मतलब ये है, कह रहे हैं अगर 6 महीने से ज्यादा किसी ने आर्म्ड फोर्सेस में काम किया है तो क्या करना है, जितने साल उसने काम किया है उतने साल उसकी बेसिक जो मूल उम्र है उसमें से घटा दीजिए, फिर जितनी उम्र उसकी बचे उस उम्र में 3 साल जोड़ दीजिए, तब तक वो एलिजिबल रहेगा। मतलब जैसे मान लीजिए मेरी उम्र है 55 साल, ठीक है, या मान लीजिए मेरी उम्र है 55 साल और मैंने 25 साल काम किया आर्म्ड फोर्सेस में, तो मेरी 55 साल की उम्र में से 25 साल घटाइए तो बचा कितना, 30 साल बचा। और 30 साल है और उम्र कितनी है, मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 35 साल तक भर सकते हैं, तो ऐसे ही भर सकते हैं। और अगर ये एक्सीड कर जाए कोई 35 से, मान लो 36 साल आ गई, माइनस किया तो 36 साल आ गई, तो 35 साल जो मिनिमम टाइम मतलब मैक्सिमम जो एज रिलैक्सेशन जो एज का एक लाइन है उसमें 3 साल और जोड़ सकते हैं। मतलब अगर किसी आर्मी पर्सनल में आप उसके मूल उम्र में से उसकी सर्विस का टाइम घटा दें और 35 साल से ज़्यादा आता है तो 38 साल, मतलब बेसिकली 38 साल तक वो भर सकता है। तो कहने का मतलब है जो एक्स सर्विसमैन है वो जितने साल उन्होंने जॉब किया है उतने साल को अपनी मूल उम्र में से घटा देना है और 3 साल जोड़ देने हैं, जो बचेगा यदि वो 35 के अंदर हैं, यदि वो एज रिलैक्सेशन के अंदर हैं तो भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली सब भर ही दिए जाएंगे क्योंकि जितने साल उसने जॉब किया है, आर्मी में बेसिकली 25 साल के पहले ही सबकी जॉब लग जाती है। अब 25 साल के पहले ही जॉब लग जाती है तो जितने भी साल जॉब करेगा वो व्यक्ति उतना माइनस कर देंगे तो 25 ही साल बचेगा कि वो 35 साल उम्र है तो ऑलरेडी वो आएगा उसमें। ठीक है, तो खैर और एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर दी हुई है क्या, such ex servicemen who are already employed as regular civil employees under government by availing benefit of reservation as ex servicemen are entitled for age relaxation only as provided under extant rules। कह रहे हैं जो लोग ऑलरेडी एक सर्विसमैन का लाभ ले रहे हैं कैटेगरी का, उनको केवल उतना ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा जितना रूल रेगुलेशन के थ्रू एक्सटेंट रूल्स में मिलता है, उससे अधिक नहीं मिलेगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि 55 साल से ज्यादा का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बाद भी 55 साल के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब एज रिलैक्सेशन होने के बाद भी अगर 55 साल क्रॉस कर जाता है तो वो नहीं भर सकता है। ठीक है, चले तो यहाँ तक हमने इसका पूरा नोटिफिकेशन का जो इम्पोर्टेंट पक्ष था वो हमने देख लिया। एक बार अब हम देख लेते हैं, पुनः उसका रिकैप कर लेते हैं कि क्या इसमें होने वाला है। तो सबसे पहले जो सीट्स हैं, जो पोस्ट हैं, वो मैंने आपको बताई कि कितनी पोस्ट हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि कितने एग्ज़ाम पैटर्न में मार्क्स कितने हैं, वो सब आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि एग्ज़ाम का मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद एज रिलैक्सेशन पॉलिसी बताई। एक बार पुनः देख लेते हैं, सीट्स कितनी हैं वो आप देख लीजिएगा, 358 सीट्स हैं मेरे ख्याल से यूआर में, मतलब यूआर में नहीं टोटल। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम पैटर्न 2 फॉर्म्स में होगा, एक होगा 120 नंबर का और एक होगा 30 नंबर का। तो इस पर हम एक बार भी पुनः बात करते हैं, पहले इन पे बात कर लेते हैं। मोड एग्ज़ाम क्या होगा, OMR मोड होगा एग्ज़ाम का। ठीक है, ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन पॉलिसी क्या है एक बार देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी मैंने आपको बताया कि 35 साल मैक्सिमम उम्र तक भर सकते हैं। ठीक है, मैक्स। उसके बाद फिर OBCs को, SC STs को 10 साल दिए हैं, OBCs को नहीं इनको 5 साल दिए हैं, OBCs को 3 साल दिए हैं, और वुमेन्स को
10 साल दिए हैं, और PWD में मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में SC STs को दिए हैं 15 साल, OBCs को दिए हैं 13 साल, और UR को दिए हैं 10 साल। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन चार्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। जो 120 नंबर का प्रश्न पत्र है उसमें 120 अंक पूछे, 120 अंक हैं और 120 ही प्रश्न भी हैं। ठीक है, उन 120 प्रश्नों में क्या क्या पूछा जाएगा? तो सबसे पहले 80 प्रश्न तो होंगे आपके विषय से। किससे होंगे? विषय से, जिस भी विषय की आप परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 10 प्रश्न होंगे किससे? ICT से, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। 10 प्रश्न किससे होंगे? आपके जनरल अवेयरनेस से। ठीक है, 10 प्रश्न किससे होंगे? रीजनिंग से। ठीक है, और 10 प्रश्न किससे होंगे? 10 प्रश्न ICT, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, और 10 होंगे मेरे ख्याल से पेडागोजी एंड इत्यादि के। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 120। ठीक है, जो 30 नंबर का एक प्रश्न और 30 क्वेश्चन का एक जो प्रश्न पत्र होगा उसमें क्या क्या होगा? तो 10 नंबर होंगे जनरल हिंदी के, 10 क्वेश्चन होंगे जनरल इंग्लिश के, और 10 प्रश्न होंगे रीजनल लैंग्वेज के। और ये रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी। जो 18 भाषाएं उसमें दी हुई हैं उसमें से एक चूज करनी पड़ेगी, हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, डोंगरी, मणिपुरी, जो भी आप चूज करेंगे। ध्यान ये रखना है कि इनमें से ये जो 30 नंबर हैं ये क्वालिफाइंग नेचर में है। 40% आपको इसमें से लाना ही लाना है। टोटल एक्यूमुलेटेड का 40% नहीं, प्रत्येक भाषा में आपको 40%, मतलब 10 नंबर्स में से आपको 4 नंबर प्रत्येक भाषा में लाने हैं, आप तभी पास होंगे। टोटल 4 मिला के 12 नंबर हो गए। ठीक है, और प्रत्येक में 4 लाने हैं, मिनिमम 4 तो लाने ही हैं। अदरवाइज अगर आप इसमें फेल हो गए तो फिर आपकी कॉपी जो ऊपर 120 अंक वाली है वो चेक ही नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग है कितनी है? एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 4 प्रश्न गलत करने पर 1 प्रश्न गलत, 1 प्रश्न गलत करने पर 0.25 मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है, उसके बाद फीस कितनी है? तो फीस कितनी है? 1500 रुपये फीस है टीचिंग के लिए, TGT के लिए, जिसमें से UR OBCs के लिए है और SC STs के लिए कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ये हुई बात हमारी क्या कि क्या पैटर्न है, कैसे परीक्षा पूछी जाएगी, कितनी सीट्स हैं संस्कृत में, क्या एलिजिबिलिटी होगी। एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होना चाहिए, बैचलर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद B.Ed होना चाहिए, बैचलर्स को आप कर सकते हो, ग्रेजुएशन, और B.Ed के साथ साथ CTET पास होना चाहिए आपको। ये 3 चीजें होनी चाहिए तो आप संस्कृत में एलिजिबल हैं। किसमें? संस्कृत में। हिंदी में थोड़ा सा एलिजिबिलिटी का इशू है, वो और अलग है, लेकिन संस्कृत में इतनी चीजें चाहिए। उसके बाद लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो अब इसके बाद एक वीडियो आएगा इसके सिलेबस पर। किस पे आएगा? कि जो सिलेबस से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाई जब सिलेबस से पूछे जाएंगे तो सिलेबस है क्या? तो ध्यान ये रखना है कि जो UP TGT का सिलेबस है और जो EMRS का सिलेबस है सब एकदम समान है। EMRS इज इक्वल टू TGT कौन सा? UP। तो जब सिलेबस समान है तो तैयारी भी समान तरीके से करनी होगी। तो कैसे करनी होगी? तो आपको पता है कि हमारा योगी बैच चल रहा है किसके लिए? UP TGT के लिए। अब से EMRS को ध्यान में रखते हुए
योगी बैच की कक्षाएं चलेंगी। तो आप अगर यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए हमारा योगी बैच जो है वो रिलेवेंट है। आप योगी बैच से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें शिवराज विजय की कक्षाएं राहुल सर ले रहे हैं, मेघदूत की कक्षाएं विमलेश सर और किरातार्जुनीयम की कक्षाएं ले रहे हैं हमारे शिवम सर ले रहे हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम और नीति शतक की जो बची हुई कक्षाएं हैं वो मैं लूंगा। व्याकरण आपको राहुल सर पढ़ाएंगे और उसकी टेस्ट सीरीज भी कराई जाएंगी, उसका अभ्यास भी कराया जाएगा, प्रश्नोत्तरी भी कराई जाएगी, ताकि आपको परीक्षा का पूरा माहौल यहाँ आपको मिल सके। यदि दिल्ली में पर्याप्त स्टूडेंट्स हमको मिल गए तो हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी करा लेंगे। ठीक है, अभी तक हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कराते थे, लेकिन अगर पर्याप्त हमको स्टूडेंट्स 50 या 100, 50 से 100 स्टूडेंट्स के बीच में मिल गए तो हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी यहाँ करा लेंगे। ठीक है, तो आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, सारा पूरा आद्योपांत सिलेबस पढ़ाया ही जा रहा है। तो अगर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या आप ईएमआरएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए संस्कृत स्पेस का जो योगी बैच है वो आपके लिए रिलेवेंट है, सबसे उचित है। आप उसके थ्रू पढ़िए, नोट्स बनाइए, अच्छे से अध्ययन करिए और साथ में उसका अभ्यास भी करिए। जो प्रश्नोत्तरियों का अभ्यास कराया जा रहा है संजीव सर के द्वारा, और टेस्ट के जो अभ्यास कराए जाएंगे वो अलग से। और इसके साथ आपका चाहे एमआरएस की टीजीटी हो चाहे वो यूपी की टीजीटी हो, आपकी परीक्षा इसके तहत आसान होगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों की परीक्षा आसान हो, आप लोग सफल हों। इसी आशा के साथ विदा लेता हूं। नमस्ते। युवा स्यात् साधु युवा।